हेलो दोस्तों, वेलकम टू AK स्टडी नोट। आप सभी दोस्तों का मैं अमित शुक्ला बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करें दोस्तों BA फोर्थ सेमेस्टर के सभी छात्र छात्राओं के लिए जिनका यानी कि एजुकेशन शिक्षा शास्त्र सब्जेक्ट है, उनके लिए आज के नए मॉडल पेपर के साथ आपके बीच में आया हूं, जो आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। और इस वीडियो में आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होगा, क्योंकि इसमें सारे प्रश्न आपको बैक टू बैक जो आपके पेपर में आए हुए हैं वही आपको यहाँ पे बताया जाएगा। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो के अंत, क्योंकि आने वाले वीडियो का इसमें जितने भी प्रश्न हैं वो सारे आपके पेपर के दृष्टि से वैल्यूएबल होगा। तो दोस्तों अगर चैनल में आप लोग नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, प्लस में बेल आइकन दबा के आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक बिल्कुल मिलता रहे। तो कुछ इस तरीके से आपका मॉडल पेपर होगा दोस्तों। इसमें आपका होगा BA फोर्थ सेमेस्टर शिक्षा शास्त्र एजुकेशन से प्रश्न पत्र आपका होगा शिक्षा का मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य। टाइम आपको पता ही है 2 घंटे का होता है। और NEP का मतलब होता है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत खंड A से सभी प्रश्न करने होंगे और प्रत्येक प्रश्न का जो आंसर है वो आपको 50 शब्दों में देना होगा। पहले का फर्स्ट प्रश्न दिया गया है कि शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ बताइए। शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ किसे कहते हैं, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न भी ये कहा गया है। इसमें लिखेंगे आप लोग, जैसे शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ के बारे में आप समझेंगे। और इसमें लिखना भी होगा आपको कि शिक्षा मनोविज्ञान में शिक्षा और मनोविज्ञान के अलग अलग अर्थों में शिक्षा जहां व्यवहार में परिवर्तन और परिमार्जन करती है, वही मनोविज्ञान उसी व्यवहार का अध्ययन करता है जिसका परिवर्तन होता है। इस प्रकार से इन दोनों का अध्ययन व्यवहार, जिसे कहते हैं हम लोग बिहेवियर, क्या कहते हैं, बिहेवियर के प्रति ही अतः या सीखने सिखाने या शिक्षण क्रियाओं से संबंधित होता है, जो इसके विभिन्न प्रश्नों का अध्ययन करता है। और इस प्रकार यह मनोविज्ञान की एक शाखा है। शिक्षा मनोविज्ञान 2 शब्दों से मिलकर बना है, शिक्षा और मनोविज्ञान। इसे सीधे तौर पर यह कहा जा सकता है कि शिक्षा संबंधी मनोविज्ञान, यानी कि ही इसमें कहा गया है। इसका मतलब होता है कि शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। उसका फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा मनोविज्ञान का विषय क्षेत्र बताइए। शिक्षा का मनोविज्ञान क्षेत्र है, उसके क्षेत्र आपको यहाँ पे लिखना होगा। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है और ये पेपर की दृष्टि में आपके बराबर पेपर में पूछे भी गए हैं। इसमें लिखेंगे आप लोग कि शिक्षा मनोविज्ञान का विषय विस्तार अत्यधिक व्यापक है। इसके अंतर्गत विद्यार्थी, अध्यापक, शिक्षण, शैक्षिक समस्याएँ, विधियाँ, निर्देशन तथा परीक्षण और प्रमापन आदि सभी कुछ आ जाता है। इसका विस्तार इतना अनिश्चित है कि आज तक इसकी सीमाएं निर्धारित नहीं की जा सकती हैं। फिर ये तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड नंबर है कि शिक्षा मनोविज्ञान के विषय क्षेत्र है, कि इसके विषय क्षेत्र क्या हैं उसके बारे में। अब आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन आता है इसमें दोस्तों कि विकास की अवस्थाएँ बताइए। विकास की अवस्थाएँ कौन कौन सी हैं और ये इसकी अवस्थाएँ कब क्या हैं। इसमें लिखेंगे आप लोग कि जो विकास की विभिन्न अवस्थाएँ और उसके संबंध में मनोवैज्ञानिकों एवं शरीर विज्ञान वेत्ताओं में मतभेद है, परंतु डॉक्टर अर्नेस्ट जोन्स द्वारा किया गया विकास की विभिन्न अवस्थाओं का विभाजन अधिक उपयुक्त माना गया है, जो अधोलिखित है, यानी कि जो आपको यहाँ पे लिखा गया है। फर्स्ट नंबर आता है इसमें शैशवावस्था। शैशवावस्था जन्म से 5 वर्ष तक होता है। सेकंड नंबर आता है बाल्यावस्था, जो 6 वर्ष से 12 वर्ष तक आता है। फिर आता है किशोरावस्था, जो 12 से 18 वर्ष तक, और उसका फिर आता है प्रौढ़ावस्था, जो 18 वर्ष के बाद से स्टार्ट होता है। तो ये प्रौढ़ावस्था के अंतर्गत आ जाता है। तो ये होती है विकास की अवस्थाएं। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें आपका, विकास के विभिन्न पक्ष कौन कौन से हैं। विकास के विभिन्न पक्ष कौन कौन से हैं निर्धारित कीजिए। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है आपका, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न माना गया है ये आपके पेपर की दृष्टि से। इसमें लिखेंगे कि विकास की विभिन्न अवस्था में बच्चे में अनेक प्रकार के परिवर्तन होते हैं। विकास की विभिन्न अवस्थाओं के जो मुख्य पहलू हैं वो मुख्य रूप से स्पष्ट रूप से हम लिख सकते हैं। फर्स्ट नंबर में आता है आपका शारीरिक विकास, सेकंड नंबर आता है मानसिक विकास, थर्ड नंबर आता है सामाजिक विकास और फोर्थ नंबर आता है संवेगात्मक विकास। तो ये 4 आपके विकास के पक्ष हैं। तो चारों पक्षों के बारे में मैंने आपको एक एक करके बताया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या दोस्तों कि क्रियात्मक विकास किसे कहते हैं। क्रियात्मक विकास के बारे में यहाँ पे आपको लिखना है। क्रियात्मक विकास में लिखेंगे आप लोग, हेडिंग लगे क्रियात्मक विकास। इसमें लिखेंगे कि क्रियात्मक विकास को चालक विकास या गत्यात्मक विकास भी कहते हैं।
क्रियात्मक विकास के अंतर्गत हाथ, पैर एवं शरीर के अन्य भागों की मांसपेशियों का समन्वय, गति तथा उनके शक्ति निहित है। बालक के शारीरिक विकास के साथ साथ क्रियात्मक क्षमताओं का होना भी अनिवार्य है। ये योग्यताएं मानसिक विकास से संचालित होती हैं तथा बालक अपने वातावरण में समायोजन हेतु इनका प्रयोग करता है। बालक का क्रियात्मक विकास ही उनकी कार्यशक्ति निर्धारित करता है तथा इसी पर उसकी सफलता एवं असफलता निर्भर करती है। तो ये हो गया क्रियात्मक विकास के बारे में। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखने की परिभाषा लिखिए। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। सीखने की परिभाषा के बारे में लिखना होगा इसमें आपको। सीखने की परिभाषा का मतलब होता है स्किनर महोदय जी के अनुसार हेडिंग डालेंगे, इसमें लिखेंगे स्किनर महोदय जी के अनुसार दिखाया गया है कि सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। फिर क्रो एंड क्रो के अनुसार कहा गया है कि सीखना आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियाँ का अर्जन है। तो ये आता है सीखने की परिभाषा। फिर आता है 7 नंबर क्वेश्चन, प्रेरणा से क्या अभिप्राय है। प्रेरणा के बारे में यहाँ पे आपको लिखना है, प्रेरणा से क्या तात्पर्य है। प्रेरणा शब्द से क्या जो तात्पर्य है उसका मिलेगा। प्रेरणा शब्द से कार्य करने का बोध होता है। प्रेरणा का मतलब होता है कार्य करने का बोध। प्रेरणा जितना ही प्रभावी होता है, कार्य कुशलता भी उतना ही प्रभावी होता है। फेंडरसन महोदय जी ने लिखा है कि प्रभावी अधिगम प्रभावी प्रेरणा पर निर्भर है। प्रेरणा का सामान्य अर्थ है हम उत्तेजना से लगाते हैं, क्योंकि बिना उत्तेजना के कोई प्रतिक्रिया संभव नहीं है। हमारे प्रत्येक व्यवहार के कारण में कोई न कोई उत्तेजना होती है। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम की परिभाषा बताइए। अधिगम किसे कहते हैं, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अधिगम के बारे में यहाँ पे आपको लिखना है। अधिगम के परिभाषा में लिखेंगे स्किनर महोदय जी के अनुसार, इसमें लिखेंगे कि अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की एक प्रक्रिया है। गिलफोर्ड जी ने कहा है कि व्यवहार के कारण व्यवहार में आया कोई भी परिवर्तन अधिगम है। क्रो एवं क्रो के अनुसार आदतों, ज्ञान तथा अभिवृत्तियों का अर्जन ही अधिगम है। यानी अधिगम की परिभाषा में तीनों महाशय जी का थोड़ा थोड़ा अलग है, बाकी सबका सेम ही परिभाषाएं लगभग बताई गई हैं। और जो ये हैं वो आपको सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है गिलफोर्ड और स्किनर जी। उसके बाद फिर क्रो आते हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है अधिगम, आपको बता ही दिया अधिगम के बारे में। 9th नंबर क्वेश्चन आता है अधिप्रेरणा से क्या अभिप्राय है, या प्रेरणा के बारे में कुछ आप प्रेरणा के बारे में लिखिए। अभिप्रेरणा के साधारण और शाब्दिक अर्थ के अनुसार हम किसी भी उत्तेजना को प्रेरण कह सकते हैं। क्या कहते हैं, प्रेरणा कह सकते हैं, जिसके कारण कोई व्यक्ति प्रतिक्रिया या व्यवहार करता है। इस प्रकार की उत्तेजना आंतरिक व बाह्य दोनों हो सकती है, किंतु मनोवैज्ञानिक दृष्टि से प्रेरणा एक मानसिक प्रक्रिया है या एक आंतरिक शक्ति जिसमें व्यक्ति अपने अंदर से किसी कार्य को करने के लिए अभिप्रेरित हो सकता है। लाबेल महोदय जी के शब्दों में कहा गया है कि अभिप्रेरणा एक ऐसी मनोवैज्ञानिक या आंतरिक प्रक्रिया है जो किसी आवश्यकता की उपस्थिति में उत्पन्न होती है। वह ऐसी क्रिया की ओर गतिशील होती है जो उसे आवश्यकता को संतुष्ट करेगी। उसके बाद फिर गुड महोदय जी के अनुसार कहा गया कि प्रेरणा कार्य का आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है। उसके बाद फिर आता है दिवा स्वप्न। उसके बाद फिर आता है दिवा स्वप्न किसे कहते हैं। दिवा स्वप्न के बारे में लिखना होगा आपको यहाँ पे, या जिसे कहते हैं कल्पना। यह एक प्रकार का मानसिक खेल है। दिवा स्वप्न की प्रवृत्ति सभी बच्चों में पाई जाती हैं, जिसका संबंध भविष्य की कल्पनाओं से होता है। दिवा स्वप्न द्वारा बालक अपनी इच्छाओं की पूर्ति का उपाय ढूंढते हैं। तो ये था सेक्शन ए के सारे प्रश्न। इस सेक्शन ए में ये छोटे छोटे प्रश्न होते हैं जिससे कि आपको पढ़ने में आसानी होता है, और ये आपके थोड़ा जो मानसिक शक्ति है उसको बढ़ाता है। जब अभी मैंने अभिप्रेरणा के बारे में बताया था, दिवा स्वप्न के बारे में बताया, तो ये दोनों आपको यहाँ से अग्रसर करता है लिखने के लिए। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और एक दूसरे को वीडियो को ज़रूर शेयर करते रहिए। खंड बा से केवल 4 प्रश्न करने हैं और प्रत्येक प्रश्न का जो आंसर है वो आपको 150 शब्दों में देना होगा।
तो आपका दूसरा प्रश्न दिया गया है कि व्यक्तिगत भिन्नता के कारण बताइए। इसमें लिखें कि मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तिगत भिन्नता के कई कारण बताए हैं, जिनमें प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। फर्स्ट नंबर तो आता है आपका वंशानुक्रम। व्यक्तिगत भिन्नता का प्रमुख कारण है वंशानुक्रम। मनोवैज्ञानिक गाल्टन, पेसन, टारमैन, मैकडोगल तथा बिने आदि ने अपने प्रयोगों में सिद्ध कर दिया कि व्यक्तिगत शारीरिक, मानसिक और चारित्रिक विशेषताओं का प्रमुख कारण वंशानुक्रम ही पैतृक गुणों का संक्रमण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक होता है और इन्हीं कारणों से व्यक्ति में भिन्नता दिखाई देती है। फिर आता है सेकंड नंबर वातावरण। इसमें लिखेंगे आप लोग वातावरण में कि व्यक्तिगत भिन्नता का दूसरा कारण वातावरण है। वातावरण के अंदर जैसे पारिवारिक, सामाजिक, भौगोलिक और सांस्कृतिक वातावरण का प्रभाव व्यक्ति पर पड़ता है। जिस प्रकार के वातावरण में रहता है उसी के अनुसार उसका शारीरिक, मानसिक विकास, रहन सहन, व्यवहार, आचार विचार आदि होते हैं। उदाहरण के शिक्षित और सुसंस्कृत परिवार का बालक अशिक्षित परिवार के बालक से भिन्न होता है। तो ये होता है वातावरण। थर्ड नंबर में आता है आयु व बुद्धि। बालक का शारीरिक विकास, मानसिक और संवेगात्मक विकास उसकी आयु के अनुसार होता है, इसलिए विभिन्न आयु के बालकों में अंतर दिखाई देता है। बुद्धि को जन्मजात क्षमता माना जाता है, फिर भी इस क्षमता का विकास आयु और पर्यावरण से संबंधित होता है। बुद्धि के कारण भी व्यक्तियों में भिन्नता पाई जाती है। फिर आता है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य में आता है कि शारीरिक स्वास्थ्य के कारण भी व्यक्तिगत भिन्नता पाते हैं। कुछ लोग स्वस्थ, हष्ट-पुष्ट, कुछ साधारणता, कुछ दुर्बल होते हैं, इसलिए उनमें शारीरिक शक्ति और कार्य क्षमता में भिन्नता पाते हैं। शारीरिक स्वास्थ्य का मानसिक स्वास्थ्य से संबंध होता है। फिर आता है 5 नंबर जाति, प्रजाति एवं राष्ट्र। व्यक्तिगत भिन्नता के कारण में जाति, प्रजाति तथा देश का भी प्रमुख स्थान होता है। उदाहरण के मान लो ब्राह्मण जाति के व्यक्ति अध्ययनशील, क्षत्रिय जाति के व्यक्ति युद्धप्रिय, साहसी और वैश्य जाति के व्यक्ति व्यापार में कुशल होते हैं। निग्रो जाति के बालकों में अमेरिकन प्रजाति के बालक अधिक तेज, बुद्धिमान और कार्यकुशल पाए जाते हैं। और उसी प्रकार एक राष्ट्र के व्यक्तियों में शारीरिक, बौद्धिक, भावनात्मक विशेषताएं एक दूसरे राष्ट्र के व्यक्तियों में से भिन्न होती हैं। फिर आता है 6 नंबर। 6 नंबर है आपका शिक्षा एवं आर्थिक दशा। शिक्षा द्वारा व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होता है और वह शिष्ट, गंभीर और विचारशील बनता है। शिक्षा ही उसे अशिक्षित और अशिष्ट व्यक्ति से भिन्न बना देती है। परिवार की आर्थिक स्थिति भी शारीरिक और शैक्षिक, भावात्मक तथा सामाजिक विकास को प्रभावित करती है। उसका आंसर है लिंग भेद। बालक और बालिकाओं के शारीरिक विकास, मानसिक और संवेगात्मक विकास में अंतर होता है। बालिकाओं का विकास शारीरिक दृष्टि से बालक से पहले होता है और इस विकास भेद के कारण मानसिक विकास में भी अंतर होता है और दोनों के स्वभाव तथा व्यक्तिगत अन्य गुणों में भी अंतर दिखाई देता है। उसका फिर आपका आता है नेक्स्ट क्वेश्चन 3rd नंबर कि वृद्धि और विकास में अंतर बताइए। वृद्धि और विकास में अंतर क्या है उसके बारे में यहाँ पे आपको लिखना है। तो इसमें लिखेंगे वृद्धि और विकास में अंतर। इसमें लिखेंगे आप लोग कि अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग सामान्यतः शरीर तथा उसके अंगों के भार अथवा आकार में वृद्धि के लिए किया जाता है। यह वृद्धि नापी अथवा तोली जा सकती है। यह स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि अभिवृद्धि का समय निश्चित होता है और अभिवृद्धि का प्रत्यक्ष अवलोकन किया जा सकता है। इसका संबंध आकार से है। विकास प्रत्येक प्राणी का स्वाभाविक विशेषता है। वातावरण के अनुकूल के प्रयास से ही प्राणी में निरंतरता, शारीरिक और मानसिक परिवर्तन होते रहते हैं। यानी कि L.E. टेनर का कथन इस संदर्भ में महत्वपूर्ण है। कहा गया है, इन्होंने लिखा है कि जीवन के प्रत्येक क्षण मनुष्य में जो कुछ वह अभी है उसे बदलकर भिन्न हो जाने की प्रक्रिया चलती रहती है। समस्त शैली बदल रही हैं और एक ही समय में शैली के तथ्य तथा एवं परिवर्तन के तथ्य दोनों का ध्यान में रखना परम आवश्यक है। किसी विशेष अवस्था में शैली क्या होगा वह पहले की शैली था उस व्यक्ति पर उसके वर्तमान वातावरण द्वारा डाले गए प्रभाव पर निर्भर करता है। फिर आता है नेक्स्ट हरलाग महोदय जी के अनुसार कहा गया कि प्रक्रिया का इस प्रकार परिभाषित किया जाता है कि विकास सुनिश्चित एवं क्रमबद्ध ढंग से होने वाले परिवर्तनों के
प्रगतिशील क्रम में को संबोधित करता है और यह प्रक्रिया को और अधिक सुविधा देने के लिए क्षमताओं के उभाड़ एवं बढ़ाव के रूप में परिभाषित किया जाता है। उसका फिर आता है नेक्स्ट 4th नंबर क्वेश्चन है कि थॉर्नडाइक का उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत की क्या है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। अब इसमें आपका है थॉर्नडाइक का जो उद्दीपन सिद्धांत है, यानी कि अनुक्रिया का या प्रतिक्रिया का सिद्धांत। इसमें लिखेंगे सिद्धांत का अर्थ, इसमें लिखेंगे जब कोई प्राणी या व्यक्ति कोई कार्य सीखता है, जब उसके सामने एक विशेष स्थिति या उद्दीपक, जिसे कहते हैं हम स्टिमुलस, यानी कहते हैं स्टिमुलस होता है, जो उसे एक विशेष प्रकार की प्रक्रिया अनुक्रिया, जिसे कहते हैं रेस्पॉन्स, करने के लिए प्रेरित करता है और इस प्रकार एक विशिष्ट उद्दीपक का एक विशिष्ट प्रतिक्रिया से संबंध स्थापित हो जाता है, जिसे हम उद्दीपक प्रतिक्रिया संबंध, जिसे कहते हैं एस ऑरबान द्वारा व्यक्त किया जाता है। सिद्धांत की व्याख्या हेडिंग लेंगे, इसमें लिखेंगे कि थॉर्नडाइक ने लिखा है कि सीखना संबंध स्थापित करता है, संबंध स्थापित करने का कार्य मनुष्य का मस्तिष्क करता है। थॉर्नडाइक के इस सिद्धांत पर प्रकाश डालते हुए बिग व हांट महोदय जी ने लिखा है कि सीखने की प्रक्रिया में किसी मानसिक क्रिया का शारीरिक क्रिया से, शारीरिक क्रिया का मानसिक क्रिया से और मानसिक क्रिया का मानसिक क्रिया से या शारीरिक क्रिया का शारीरिक क्रिया से संबंध होना आवश्यक है। उसका फिर आता है 5 नंबर क्वेश्चन कि विकास की विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन कीजिए। अब इसमें आता है विकास की अवस्थाओं में बालक के समग्र विकास काल को कई अवस्थाओं में बांटा जा सकता है। वैज्ञानिक अध्ययनों से पता चलता है कि गर्भकाल और परिपक्वता के बीच में प्रत्येक अवस्थाओं में कुछ ऐसी प्रमुख विशेषताएं उत्पन्न होती हैं जिनके कारण एक अवस्था दूसरी अवस्था से भिन्न दिखाई पड़ने लगता है। इसलिए अध्ययन की सुविधाओं के लिए संपूर्ण बाल विकास को निम्न मुख्य अवस्थाओं में व्यक्त किया गया है। जैसे फर्स्ट नंबर आता है गर्भकालीन अवस्था। यह अवस्था गर्भाधान से लेकर जन्म के पहले तक होती है। इसमें विकास की गति अपेक्षाकृत अधिक तेज होती है। इसे निम्न 3 उप अवस्थाओं में विभक्त किया गया है। फर्स्ट नंबर आता है बीजावस्था, सेकंड नंबर आता है भ्रूणावस्था। बीजावस्था में गर्भाधान के 2 सप्ताह तक आता है और भ्रूणावस्था सप्ताह 30 सप्ताह से दूसरे महीने के अंत तक। थर्ड नंबर आता है गर्भावस्था की शिशु अवस्था, जो तीसरे महीने से जन्म तक के पूर्व। फिर आता है सेकंड नंबर शैशवावस्था, थर्ड नंबर आता है बचपनावस्था और फिर आता है फोन बाल्यावस्था। फिर आता है वयावस्था या संधि अवस्था। 6 नंबर आता है किशोरावस्था, 7th नंबर आता है प्रौढ़ावस्था, 8th नंबर आता है मध्यावस्था और 9th नंबर आता है वृद्धावस्था। ऊपर जिन विभिन्न विकासात्मक अवस्थाओं का उल्लेख किया गया है उनमें हरलाक जी के निम्न अवस्थाओं की अवधि को भी प्रदर्शित किया है। जैसे फर्स्ट नंबर आता है गर्भकालीन अवस्था, जो गर्भधान से जन्म तक माना गया है। सेकंड नंबर आता है शैशवावस्था, जो जन्म से 2 सप्ताह तक होता है। थर्ड नंबर बचपनावस्था, जो तीसरे सप्ताह से 2 वर्ष तक है। और फिर आता है फोर्थ नंबर पूर्व बाल्यावस्था, जो तीसरे से 6 माह तक होता है। फिर उत्तर बाल्यावस्था 7 से 12 है। फिर वया संधि 11 से 12 होता है और फिर पूर्व किशोरावस्था 13 से 17 वर्ष तक होता है। 8वां नंबर है किशोरावस्था, यानी उत्तर किशोरावस्था, जो 18 से 21 तक होता है। फिर आता है प्रौढ़ावस्था 21 से 40 वर्ष तक। फिर आता है मध्यावस्था, जो 21 से 60 आता है। फिर वृद्धावस्था है 60 वर्ष का। यानी कि विकास के स्वरूप तथा विकास के उपयुक्त प्रमुख अवस्थाओं का ज्ञान होना 3 दृष्टियों से आवश्यक है। प्रथमतः विकासात्मक अवस्थाओं को ज्ञान होने पर से हमें यह पता चलता रहता है कि बालक के भीतर अपनी विभिन्न आयु स्तरों पर किस प्रकार के परिवर्तन दिखाई पड़ने लगेंगे। विकास के स्वरूप तथा उसकी अवस्थाओं के ज्ञान एक दूसरा लाभ यह है कि इस ज्ञान के आधार पर यह सुनिश्चित किया जाता है कि किस बालक का विकास सामान्य ढंग से चल रहा है और किस बालक का विकास असमान ढंग से, यानी ऐसा निश्चित करना संभव है क्योंकि एक विशिष्ट सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश के प्रायः सभी बालकों की विकास गतिविधियाँ लगभग समान ही होती हैं। फिर आता है 6 नंबर क्वेश्चन कि सामाजिक विकास से आप क्या समझते हैं। अब इसमें आता है सामाजिक विकास। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। इसमें लिखेंगे आप लोग कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। इसके जन्म की कल्पना समाज के बाहर नहीं की जा सकती है। जन्म के बाद उत्तरोत्तर उसके समाज का विस्तार होने लगता है। परिवार, पड़ोस, विद्यालय, कला तथा व्यापक समाज और संस्कृति के प्रभाव में वह सामाजिक गुणों को अर्जित करता है और विविध प्रकार के सामाजिक व्यवहारों को सीखता है। समाज का एक योग्य सदस्य बनने के लिए उसे स्वस्थ एवं सुंदर समाजीकरण की आवश्यकता पड़ती है। मोटे रूप से समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति के व्यवहारों को परिवर्तित एवं परिमार्जित
कर उस समूह या समुदाय के सदस्यों की अपेक्षाओं के अनुरूप बनाया जाता है। जन्म के पश्चात बालक के समाजीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। समाजीकरण के फलस्वरूप बालक के व्यवहारों में उत्पन्न परिवर्तनों को ही बालक का सामाजिक विकास कहा जाता है। बालक के भीतर सामाजिक व्यवहारों की उत्पत्ति उसके सामाजिक विकास के द्योतक होती है। जन्म के समय बच्चे को दो प्रकार के वातावरण, भौतिक और सामाजिक, उसके शारीरिक और मानसिक विकास के लिए उसे तैयार मिलते हैं। समाज में उत्पन्न होने, पलने और विकसित होने तथा समाज के लोगों द्वारा अनेक रूपों में प्रभावित होते रहने के कारण उसका संपूर्ण प्रत्यक्षीकरण, चिंतन और अधिगम सामाजिक संदर्भों में होने लगता है। उसके परिवेश में रहने वाले व्यक्ति उसके मानस में स्थायी रूप से विद्यमान रहने लगते हैं और उसके विचारों तथा व्यवहारों को अपनी उपस्थिति में से प्रभावित करते हैं। वस्तुतः मानव शिशु अपने समाज के परिधि के बाहर जाकर कुछ नहीं सोच सकता और ऐसा कोई आचरण नहीं कर सकता जो समाज निरपेक्ष कहा जा सके। इस प्रकार एक शिशु को जो जन्म के समय तो सामाजिक कहा जा सकता है और न असामाजिक, धीरे धीरे सामाजिकता की ओर बढ़ने लगता है और जीवन के विभिन्न अवस्थाओं को पार कर लेने पर सामाजिक विकास की चरम सीमा पर पहुंच जाता है। तो ये था सेक्शन बी के सारे प्रश्न। उसके बाद में आता है सेक्शन सी के। सेक्शन सी में केवल आपको 2 प्रश्न करने हैं और आपको इसमें प्रत्येक प्रश्न का आंसर 400 शब्दों में देना है। 7वां प्रश्न है कि शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा दीजिए। शिक्षा एवं मनोवैज्ञानिक के पारस्परिक संबंधों की विवेचना कीजिए। फिर आता है 8वां नंबर प्रश्न कि सीखने की विधियों का वर्णन कीजिए। 9वां नंबर प्रश्न की प्रत्यक्षीकरण को परिभाषित कीजिए, इसके प्रमुख निर्धारकों की विवेचना कीजिए। 10वां नंबर प्रश्न है कि समायोजन का अर्थ एवं प्रक्रिया बताइए। तो इस तरीके से आपके खंडसा के प्रश्न में आपको 2-2 प्रश्न करके अलग से वीडियो बना देंगे, जिससे कि आपको पढ़ने में और लिखने में दोनों में आसानी हो जाएगी और आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि हमें कॉपी को कैसे लिखना है और किस तरीके से हम लिखेंगे तो हमें सबसे ज़्यादा नंबर मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और एक दूसरे को ज़रूर वीडियो को शेयर करते रहिए और फटाफट वीडियो के जो लिंक हैं उनको ज़रूर दबा दिए, क्योंकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को बिल्कुल मिलता है। इसी के साथ दोस्तों, अगले वीडियो में हम आपके कुछ नए वीडियो के साथ और कुछ नए प्रश्नों के साथ उपस्थित होंगे, जो आपके पेपर के में निहित होगा और आपसे एकदम जुड़ा हुआ होगा। तो दोस्तों, इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों।